अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान की एक मामूली सी गफलत उसे ऐसे खौफनाक और ख़तरनाक लोगों के सामने ला खड़ा करती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ अपने घर का लूटा हुआ सामान वापस लेने की ठानी, मगर अनजाने में खुद मौत के मुंह तक जा पहुंचा। स्कूल से जब छुट्टी हुई तो मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल दिया। मुझे बड़े ज़ोरों की भूख लगी थी। सुबह नाश्ता भी ठीक से ना कर सका था। स्कूल से देर हो रही थी, इसलिए लस्सी का एक गिलास पी के मैं स्कूल चला गया था। सारा दिन पेट में चूहे नाचते रहे, इसलिए मैं दौड़ता हुआ घर की तरफ चला। जब मैं ठेवड़ी में दाखिल हुआ तो मुझे दो बूढ़ी औरतें मकान से बाहर आती नजर आईं। उनके हाथों में लंबे लंबे थैले थे, जैसे अक्सर फकीर औरतों के पास होते हैं, मगर उनका हुलिया फकीरों जैसा नहीं था। साफ सुथरे स्याह रंग के लंबे लंबे कुर्ते जो चुगे मालूम होते थे, उन्होंने वो पहने हुए थे और उनके चेहरे साफ सुथरे चमकते नजर आ रहे थे। उनको देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने एक लम्हे के लिए उनको गौर से देखा। एक औरत की ठोड़ी पर बड़े गहरे जख्म का निशान था। दूसरी औरत का बायां कान दरमियान से कटा हुआ था। शायद वो भारी जेवर पहनने की वजह से कट चुका था। मुझे देखते ही वो एक तरफ होकर दरवाजे की तरफ लपकी। मैं समझा भिखारी होंगी जो आटा मांगकर चल दी हैं। जब वो बाहर निकली तो मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके ठेवड़ी में से गुजरकर सहन में चला गया। अम्मी जान, बड़ी भूख लगी है, पहले हमें खाना दीजिए, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। मैं जानता था कि वो इस वक्त अंदर कमरे में पंखे के नीचे लेटी होंगी। मैंने बस्ता तख्त पोश पर फेंका और कमरे में जा घुसा, मगर अम्मी जान कहीं नजर न आई। दालान भी खाली था, वो बैठक में भी मौजूद ना थी। मैं उनकी तलाश में मेहमान खाने की तरफ गया। अम्मी जान, मैंने बुलंद आवाज से पुकारा, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। क्या मुसीबत है, ये आज अम्मी जान कहाँ चली गईं? मैंने सोचा और छत पर जा चढ़ा। वहां चुबारा भी खाली पड़ा था। मैं घबरा कर फिर नीचे उतर आया और दालान में से गुजरकर कोठड़ी की तरफ बढ़ा, और ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि अम्मी जान वहां फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थीं और तमाम संदूक खुले पड़े थे। सब कपड़े उल्टे सीधे फर्श पर बिखरे हुए थे। जेवरों के डब्बे भी इधर उधर पड़े थे और वो सब के सब खाली थे। अम्मी जान, मैंने चिल्लाकर कहा और उनसे लिपटकर बेतहाशा रोने लगा, मगर मेरे बार बार पुकारने के बावजूद वो ना बोली। उन्हें होश ही कहाँ था जो वो मेरी बात का जवाब देती। मैं दौड़ता हुआ हमसायों के घर गया और वहां से अरशद की अम्मी को लेकर आया। वो भी ये सारा माजरा देखकर सख्त हैरान हुई। उन्होंने अम्मी जान को होश में लाने के कई जतन किए। कोई आधा घंटे की सर कपाई के बाद अम्मी जान को होश आया तो वो फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देखने लगीं, और जब जेवर के खाली डब्बे और कपड़ों के बिखरे हुए अनबारों पर उनकी नजर पड़ी तो चिल्लाने लगीं, हाय मेरे जेवर कहाँ गए? ये कपड़े किसने इधर उधर बखेरे हैं? हाय मैं लुट गई, वो फकीरनियां मेरा सब कुछ लूट कर ले गई हैं। कौन फकीरनियां? ये तुम क्या कह रही हो बहन? अरशद की अम्मी ने हैरान होकर पूछा। हाय मेरी किस्मत फूट गई बहना, वो कल मुइयां मुझे बर्बाद कर गई हैं, अम्मी जान ने सीना पीटते हुए कहा। मगर अम्मी जान, ये क्या किस्सा है? उन फकीरनियों को तो मैंने ठेवड़ी में से बाहर जाते देखा था, उनको आपने अंदर क्यों आने दिया? तुमने देखी थी वो? बस वही डाका डाल कर गई हैं। बेटा जाओ पुलिस को बुला लाओ, उनको पकड़ो, अपने अब्बा को इतला दो, हम तो बर्बाद हो गए। हैदर, खुदा के लिए कुछ करो। मगर हुआ क्या है, कुछ बता भी तो दें कि वो किस तरह आपके सामने आपका घर लूट कर ले गईं? अरशद की अम्मी ने कहा। मैं खुद बेहद हैरान था कि ये मामला क्या है। हाय बहन, क्या बताऊं, वो जादू टोने करती फिरती हैं। वो पहले तो खैर मांगने लगी, फिर उनमें से एक बोली, बीबी अगर तू हमें शक्कर का शरबत पिलाए तो हम तुम्हें एक बड़ा बरकत वाला तावीज देंगी। मैंने कहा, तावीज की क्या बात है, तुम शरबत पीना चाहो तो पी लो। इस पर वो सहन में बैठ गईं। मैंने उनको अंदर पंखे के नीचे बैठने के लिए कहा। इंसान को दूसरे इंसान से हमदर्दी होनी चाहिए। मैंने उनको शक्कर का शरबत पिलाया। फिर उनमें से एक बोली, बीबी एक माचिस की तीली और प्याले में पानी हमें ला दो। मैंने दोनों चीजें लाकर उसे दे दी। इस पर दूसरी ने सफेद कागज मांगा, मैंने वो भी उनको दे दिया। फिर उनमें से एक जो ज्यादा बूढ़ी थी, उस सफेद कागज पर तीली पानी में डुबोकर कुछ लिखने लगी। मैं उनकी इस हरकत पर हंसती रही।
کہ भला पानी से भी कुछ लिखा जा सकता है। वो लिखती रही, यहाँ तक कि सारा कागज पानी की लकीरों से तर हो गया। वो बोली, ले बीबी, अब तू जरा देर के लिए इस कागज को मुट्ठी में रखकर अपनी तकदीर पढ़ ले। मैंने चंद लम्हों तक वो कागज अपनी मुट्ठी में रखकर जब खोला तो उस पर सुर्ख रंग की तहरीर नुमायां हो चुकी थी। मैंने उसको पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। उसमें लिखा था कि हैदर के अब्बा की तरक्की होने वाली है और ये कि मेरे 3 भाइयों में से एक भाई के लिए विलायत का सफर बहुत मुबारक रहेगा। ये दोनों बातें सच्ची थीं। हैदर के अब्बा की कल ही तरक्की होने वाली है, वो अब नायब तहसीलदार हो जाएंगे और मेरे भाई के लिए जो लंदन जा चुका है, विलायत का सफर वाकई बहुत मुबारक रहा क्योंकि वहां से उसने हजारों रुपए कमाकर घर भेजे। बस बहन, तावीज पर जिस पर पानी से उस औरत ने लकीरें खींची थी, ये बातें पढ़कर मैं तो उनके फरेब में आ गई। वो बोली, बहन अगर तू चाहे तो हम तुम्हें रुपए भी दुगने करके दे सकती हैं, मगर आज हम सिर्फ 100 रुपए तक के नोट दुगने करेंगी क्योंकि हमारे मुर्शिद का हुक्म है कि मंगलवार को किसी शख्स की रकम 100 से ज्यादा दुगनी करोगी तो खुद मुसीबत में फंस जाओगी। फिर एक बोली, घर में कितनी रकम होगी? उस वक्त मैंने कहा 1400 रुपया घर में रखा है। उस पर वो बोली, अच्छा, बाकी 1300 हम जुम्मा मुबारक को दिन के 12 बजे आकर दुगना कर देंगी। इस वक्त तुम सिर्फ 100 रुपए का नोट ले आओ। मैं किस्मत की मारी तो पूरी तरह उनके चक्कर में फंस चुकी थी। हाय बहन, मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। मैं उनके सामने इस तिजोरी में से 1400 रुपए निकाल कर 100 का नोट उनको दिया। वो 100 के नोट पर पढ़कर कुछ दम दुरूद पढ़ने लगी। फिर उनमें से एक ने मुझे वजू करने के लिए कहा। मैं पानी के लिए गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी तो एक बोली, पानी का लोटा भरकर यहाँ ले आओ, हम उस लोटे पर दम करेंगी। फिर तुम उस दम किए हुए पानी से वजू करोगी तो मन की मुराद फौरन पूरी होगी। मैं लोटा भरकर पानी का उनके पास ले आई, जिसको पकड़कर औरत ने चंद मिनट तक मुंह ही मुंह में कोई जंतर मंतर पढ़ा और फिर अपने थैले में से इसने 1 फीट लंबी खुशबूदार लकड़ी निकालकर पानी में फेरी। वो लकड़ी क्या थी? कोई मुश्के नाफा थी कि उसकी खुशबू से सारा कमरा महक उठा। फिर उन्होंने मुझे यहीं इस दालान में वजू करने के लिए कहा। मैं वो लोटा लेकर वजू करने बैठ गई। काश मैं उस पानी से वजू ना करती। जो ही मैंने वो पानी नाक में डाला, मुझ पर गशी तारी होने लगी और फिर मुझे किसी बात का होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो घर को इस हाल में पाया कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। अम्मी जान ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। वो 1400 रुपया भी गायब था। तिजोरी से जेवर भी औरतें निकाल कर ले गई थीं और कीमती कपड़े भी। नुकसान का अंदाजा 4000 रुपए के करीब था और मैं हैरान था कि अब क्या होगा। इन औरतों को पकड़ना किसी तरह मुमकिन नजर नहीं आता था। वो तो ऐसी वारदातों के बाद शहर ही छोड़ देती हैं। मैं भागा भागा अब्बा जान के दफ्तर पहुंचा। उन्होंने जब सारा किस्सा सुना तो उनकी भी सिट्टी गुम हो गई। वो उसी वक्त घर पहुंचे। बैठे बिठाए इतनी बड़ी चोट सहना आसान नहीं था। अब्बा जान पहले तो अम्मी जान पर खूब बरसे, मगर जब देखा कि इन पर नाराज होने का अब कोई फायदा नहीं हो सकता तो वो सीधे थाने जा पहुंचे। पुलिस में रपट दर्ज करवाने के बाद वो घर आ गए। हम सब बेहद परेशान थे। गली मोहल्ले में इस अनोखी चोरी पर हर शख्स हैरान हो रहा था। फकीरों को उस रोज किसी ने गली में घुसने ना दिया, बल्कि चंद एक भिखारनों को तो मैंने और मेरे दोस्तों ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने हमारे घर आकर चोरी की सारी तफसील भी लिख ली और अपनी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो लोग वापस चले गए। कई दिन तक थाने में शहर भर के फकीरों और फकीरियों को इकट्ठा करके पूछगछ होती रही। तकरीबन हर रोज ही मैं और अम्मी जान उन चोरों की शनाख्त के लिए थाने जाते रहे, मगर 2 फकीरियां फिर कहीं नजर न आईं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हम समझ चुके थे कि मामला ठंडा पड़ चुका है। दिन दहाड़े इन औरतों ने हमें नकदी और जेवर से महरूम कर दिया था और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। न जाने उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। इस वाक़े के बाद बेचारी अम्मी जान की बड़ी शामत आई। अब्बा जान का मिजाज बहुत ही बरहम रहने लगा। वो बात बात पर अम्मी जान पर नाराज होते रहते और अम्मी जान का ये हाल था कि गम और सदमे की वजह से उनकी सेहत भी खराब रहने लगी। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो पताल में से भी उन औरतों को निकालकर फांसी पर लटकवा देती। मगर वो घर की 4 दीवारी में बैठी अपनी किस्मत पर 8-8 आंसू बहाती रहती कि उनके जरा सी गफलत से इतने सालों की जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। ना पुलिस ही चोरों को पकड़ सकी, ना मैं ही कुछ कर सका और ना पुलिस उनका कोई सुराग निकाल सकी।
यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल गए। हमारी फुटबॉल की टीम को झेलम गवर्नमेंट स्कूल की टीम से मैच खेलने की दावत मिली, जिसे हमने बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया। अक्टूबर के आखिरी इतवार को हम सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर झेलम रवाना हुए। हमारे स्कूल के पीटी मास्टर भी हमारे साथ थे। हम सब बेहद खुश थे। हमें अपनी फतह का पूरा यकीन था, क्योंकि हमारी टीम के तमाम लड़के इस खेल के माने हुए खिलाड़ी थे। कई स्कूलों को इससे पहले भी शिकस्त दे चुके थे और झेलम के गवर्नमेंट के हाई स्कूल की टीम ने तो खामखा अपनी मौत को दावत दी थी। हम हंसते खेलते गाड़ी में सवार हो गए। जिस डब्बे में हम बैठे वहां इतनी भीड़ थी कि तिल धरने को जगह न थी। पब्बी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं पानी पीने के लिए जरा देर के लिए गाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म पर चला गया। वहां नलके पर 5-6 आदमी पानी पीने के लिए खड़े थे। उनके फारिग होने तक मैं वहीं खड़ा रहा। अभी मैं अपनी बारी का इंतजार कर ही रहा था कि गाड़ी चल पड़ी। मैंने सोचा जब तक गाड़ी तेज होगी मैं 2 घूंट पानी पीकर उसमें बैठ जाऊंगा, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। अभी मैं पानी पी ही रहा था कि गाड़ी एकदम तेज हो गई और पूरी कुव्वत से दौड़ने के बावजूद मैं गाड़ी को ना पकड़ सका। मेरी आंखों के सामने से गाड़ी तेजी से गायब होती चली गई और मैं वहीं उस छोटे स्टेशन पर दूसरी गाड़ी के इंतजार में 2.5-3 घंटे तक रुकने के लिए मजबूर हो गया। मुझे तो सारा मजा किरकिरा होता नजर आ रहा था। मेरे बगैर टीम नामुकम्मल थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और 11:30 बजे से पहले दूसरी गाड़ी नहीं मिल सकती थी। और मजे की बात यह थी कि मेरा टिकट भी टीम के कप्तान के पास था, क्योंकि टिकट उसी ने खरीदे थे। अब ना मैं स्टेशन से बाहर जा सकता था, ना किसी दूसरी गाड़ी में टिकट खरीदे बगैर बैठ सकता था। जेब में पैसे तो मौजूद थे। मैंने सोचा गाड़ी के आने से कुछ देर पहले टिकट खरीद लूंगा, इसीलिए वहीं प्लेटफार्म के एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। पब्बी स्टेशन ऐसी जगह वाक़या है जिसके आसपास खुश्क पहाड़ियों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। गाड़ी चक्कर काट कर इन पहाड़ों में से गुजरती है। सर्दियों में वो नज़ारा इतना दिलफरेब होता है कि जी चाहता है किसी ऊंची जगह बैठकर इंसान इन पहाड़ियों को तकता रहे। अभी मुझे वहां बैठे कोई आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मुझे 5 खाना बदोश औरतें प्लेटफार्म पर चलती हुई नजर आईं। वो स्टेशन पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थीं। उस वक्त स्टेशन के फाटक पर कोई बाबू मौजूद नहीं था और छोटा सा देहाती स्टेशन होने की वजह से लोग गेट में से गुजरकर लाइन अबूर करके दूसरी तरफ बिला रोक टोक आ जा सकते थे। जब वो औरतें मेरे करीब से गुजरीं तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इनमें से मैंने 2-3 को कहीं देखा है। वो लंबे स्याह कुर्ते और घेरदार लहंगे पहने हुए थीं और सरों पर छोटी छोटी गठरियां उठाए हुए तेजी से आगे बढ़ रही थीं। 3 उनमें नौजवान थीं और 2 औरतें बूढ़ी थीं। मेरी निगाह उन बूढ़ी औरतों पर जमकर रह गई और मेरे जहन के आईने में तरह तरह की शक्लों का अक्स उभरने लगा। उनमें से एक औरत की ठोड़ी पर जख्म का गहरा निशान साफ नजर आ रहा था और दूसरी औरत के कानों में बेशुमार सुराख थे और उसका एक कान नीचे झूल रहा था जैसे कटा हुआ हो। दोनों कानों में उसने चांदी की भारी भरकम आवीजें पहन रखे थे। और तब मुझे अपनी ठेवड़ी में मिलने वाली वो 2 औरतें नजर आईं जो हमारा सब कुछ लूट कर दिन दहाड़े रफू चक्कर हो गई थीं। वो एक छपाके के साथ मेरे करीब से गुजर गईं और मैं अपनी जगह से यूं उठा जैसे मेरा हाथ बिजली के नंगे तार से छू गया हो। ये तो वही डायने हैं, मैंने सोचा और तेजी से उनके पीछे लपका। मुझे अपना शक दूर कर लेना चाहिए। स्टेशन उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। गाड़ी के जाने के बाद बाबू लोग शायद अपने अपने क्वार्टरों में चले गए थे। मैं तेज तेज चलता हुआ उन 5 औरतों से आगे निकल गया और कुछ फासले पर पहुंचकर फिर उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। जब वो दूसरी बार मेरे करीब से गुजरी तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो औरतें वही थीं जिनको मैंने अपनी ठेवड़ी में से निकलते देखा था। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, ये यहाँ कहाँ फिर रही हैं? कहाँ वजीराबाद और कहाँ पब्बी, कहाँ गर्मियाँ और कहाँ ये सर्दियों का मौसम, कहाँ मैं और कहाँ मेरा घर। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ना वहां कोई पुलिस वाला नजर आ रहा था जिसे मैं बता सकता, ना स्टेशन पर कोई ऐसा आदमी नजर आता था जिसको मैं अपनी बिपता बता सकता। अब मैं क्या करूं? चोर तो मेरी नजरों के सामने फिर रहे थे। मैं इसी फिक्र में डूबा हुआ बड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और वो औरतें तेज तेज कदम उठाती हुई स्टेशन से गुजरकर लाइन अबूर करके चट्टानों की तरफ बढ़ने लगीं। तब मुझे होश आया कि मुझे इनका ठिकाना मालूम करके पुलिस को इतला देनी चाहिए।
मैं तेजी से दौड़ता हुआ प्लेटफार्म से निकलकर उनके पीछे भागा। मैं मिशन हाई स्कूल वजीराबाद की फुटबॉल टीम की वर्दी पहने हुए था। बदन में इन दिनों खिलाड़ियों जैसी फुर्ती थी। मैं चंद ही मिनटों में उन तक जा पहुंचा। बूढ़ी औरत ने यूं ही बेख्याली में पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपनी तरफ लपकता देखकर बुखला सी गई। चंद कदम तेज चलने के बाद इसने अपनी साथ वालियों को चट्टान की ओट में रोक लिया। अब इस वक्त वो मेरी नजरों से उजल हो चुकी थीं। मोड़ काट कर मैं दौड़ता हुआ जब चट्टान की दूसरी तरफ पहुंचा तो एकदम उनके साथ टकरा गया। वो वहां खड़ी हैरत से मेरा मुंह तक रही थीं। उनमें से एक बुढ़िया बोली, हाय वे, तुझे शर्म नहीं आती? पितबर का लौंडा जनानियों के पीछे लगा है, तेरा सर गंजा कर दूंगी, कमजात कहीं का। उसकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर फिर एकदम जो मुझे होश आया तो मैंने इन दोनों बूढ़ी औरतों को बाजुओं से पकड़ लिया और कहा, मैं तुम दोनों को पहचान गया हूँ। तुमने वजीराबाद में हमारे घर से 4 महीने पहले जो रुपया, जेवर और कपड़े चुराए थे वो यहीं रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी ये बात सुनकर उन दोनों का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। चंद लम्हों तक वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रहीं, मगर फिर उन्होंने अपनी इस हालत पर काबू पाया और अपने बाजू मेरे हाथ से छुड़ाकर मुझे धक्का देते हुए अलग से हट गईं। एक बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है लमडे, कैसी चोरी, कैसे जेवर, तू कहीं भंग तो नहीं पी के आया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है माई, खैरियत इसी में है कि तू वो सारा माल मुझे वापस कर दे, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अभी तुम सबको पकड़वा दूंगा, मैंने बड़े गुस्से के साथ कहा। मेरी बात सुनकर दूसरी बुढ़िया बोली, पुत्र तुझे इतना नाराज नहीं होना चाहिए, तुझे हम पर शक है तो चल, हम तेरा शक दूर कर देंगे। चल उधर हमारी झुग्गी में, हमारे पीर के पास, वो तुझे तसल्ली देगा। हाँ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हारा पीर क्या कहता है, मगर याद रखो अगर तुमने हमारा माल वापस ना किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मैंने गुस्से से तपते हुए कहा। ये बुढ़िया कुछ समझदार मालूम होती है और इसे पता चल गया कि अब अकड़ फूं और ना नगर से काम नहीं चलेगा, माल देना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब मुझसे बचकर ये कहीं नहीं जा सकती। इन्हें मालूम हो गया है कि मैं बातों से टलने वाला नहीं हूँ, अब ये हमारा माल हजम नहीं कर सकेंगी। ये सोचता हुआ मैं उनके साथ चल दिया। मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं होता था और मैं खूब अकड़कर छाती फुलाकर उनके साथ चल रहा था। कहाँ की टीम, कहाँ का मैच और मैं कहाँ, सब कुछ उलट पुलट होकर रह गया था। कुदरत भी बड़ी कारसाज है कि अगर मैं पानी पीने वहां ना उतरता तो इन चोरों की तलाश क़यामत तक नहीं कर सकते थे। अल्लाह कितना मेहरबान है कि राह चलते उसने मुझे चोरों के घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया था। पब्बी स्टेशन से 4 फरलांग दूर मगरिब की तरफ चट्टानों के तवील चक्करदार सिलसिले से गुजरकर मुझे एक जगह खाना बदोशों के चंद खेमे नजर आए। वो औरतें सारे रास्ते बिल्कुल खामोश रहीं। मैं उनके पीछे संतरियों की तरह अकड़कर चल रहा था। मुझे यकीन था कि मैं इन लोगों से अपना सारा माल निकलवा कर वापस आऊंगा। कितनी खुशी होगी अम्मी जान को अपना जेवर देखकर, और अब्बा जान तो बहुत ही खुश होंगे कि उनकी खोई हुई चीजें उनका अपना बेटा उन्हें वापस ला देगा। एक साफ सुथरे खेमे के करीब जाकर उस बुढ़िया ने कहा, चल पुत्र अंदर बैठ जा, ये तेरा अपना ही घर है, हमारा पीर साहब अंदर बैठा है, चल मेरा पुत्र। उसकी आवाज में बड़ी नरमी और लजाजत थी। मैं जानता था कि वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी है। चोर जब पकड़ा जाता है तो उससे बात बनाए नहीं बनती। यही हाल कुछ इसका था। मैं अंदर बैठने के लिए नहीं आया माई, मुझे हमारा माल वापस मिलना चाहिए, 1400 रुपया और जेवर और कपड़े। तुमने मेरी अम्मी जान को दोपहर के वक्त बेहोश करके घर का सफाया कर दिया था। तुम समझती हो तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। टेवड़ी में से गुजरते हुए मैंने तुम दोनों को देखा था। मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त तुम दोनों की गर्दनें नापता, मगर खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा माल सीधी तरह बाहर निकाल दो। मेरे अब्बा जान भी स्टेशन पर बैठे हैं और वो पुलिस लेकर पीछे आते ही होंगे। अगर खैरियत चाहती हो तो हमारा माल निकाल दो। मैंने अब्बा जान का नाम महज उनको धमकाने के लिए लिया था और मैं चीख चीख कर बुलंद आवाज से यूं बातें कर रहा था जैसे किसी मजमे को सुना रहा हूँ। दरअसल उनके ठिकाने पर आकर पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अब जबकि मैं वहाँ पहुँच चुका था, मैं अपनी किसी बात से उन पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं खौफजदा हो रहा हूँ। ऐसा करने से वो और भी शेर हो सकते थे।
मेरी बातें सुनकर उस माई का रंग फक हो गया। वो तेजी से खेमे का पर्दा उठाकर अंदर चली गई और चंद लम्हों बाद वो बाहर आई तो उसके साथ दो लंबे लंबे ग्रांडियल खाना बदोश नौजवान थे और उन दोनों के पीछे लंबी लंबी चटाओं वाला सब्ज अबा में मलबूस एक नेक सूरत आदमी था, जिसकी आंखों में सुरमा लगा था और जिसके सर पर बड़ी सी सब्ज पगड़ी बंधी हुई थी। उसके हाथ में गज भर लंबी तस्बीह थी। क्या बात है पुत्र, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? उस पीर साहब ने साफ सुथरे लहजे में पूछा। उसकी बात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक शरीफ आदमी से हम कलाम हूँ। बात क्या होनी है जनाब? ये माई और वो दूसरी माई दोनों ने मिलकर 4 महीने पहले दोपहर के वक्त हमारे घर में मेरी अम्मी जान को जादू टोने के बहाने से पहले बेहोश किया और फिर नकदी जेवर और कपड़ा चुराकर भाग आईं। मैं इनको अच्छी तरह पहचान गया हूँ। इनकी तलाश में हमने सारा पाकिस्तान छान मारा है। अब आप इनसे हमारा माल वापस दिला दे तो बेहतर है, वरना मैं अभी पुलिस को ले आऊंगा। मैंने बड़े इत्मीनान से उसको अपनी बात समझाई। तुम्हें धोखा हुआ है बेटा, ये खाना बदोश लोग हैं, इन्हें दुनिया का लालच नहीं होता। अगर ये चोरियां कर सकते तो उनका ये हाल क्यों होता कि ना इनको रहने के लिए घर मिलता है ना खाने के लिए रोटी। उस शख्स ने कहा, आप समझते हैं मुझे धोखा हुआ है। मैं इस माई के ठोड़ी के जख्म और उस माई के कटे हुए कान को कभी नहीं भूल सकता जनाब। अगर ये सीधी तरह ना मानी तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने बड़े रौबदार अंदाज में कहा, जैसे सारे जहान का इख्तियार मेरे ही हाथ में आ चुका हो। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? उस शख्स ने फिर बड़े तहम्मुल के साथ पूछा। मैंने कहा, जी हमारा घर वजीराबाद में है। मगर बेटा, ये लोग तो पूरा 1 साल पिंडी के इलाके में गुजारने के बाद पिछले हफ्ते ही इधर आए हैं। ये माइयाँ वजीराबाद कैसे चली गईं? बड़े मियाँ, आप जो जी चाहे कहते रहें, मगर मैं इनको नहीं छोड़ सकता। अब मैं जा रहा हूँ और अभी पूरा इंतजाम करके वापस आऊंगा। मैं देखूंगा ये किस तरह हमारा माल वापस नहीं करती। मैंने कहा और वापस मुड़ने लगा। ठहरो, तुम यहाँ फैसला करके जाओ कि तुम्हारा चोर कौन है। आओ अंदर बैठकर बात करो। उस आदमी ने कहा। मगर मैं चंद कदम दूर आ चुका था। इतने में एक खाना बदोश आदमी तेजी से मेरे पीछे लपका तो मैं तेज दौड़ने लगा। अब मेरे और उसके दरमियान तेज दौड़ने का मुकाबला होने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खाना बदोश मुझसे 3 गज दूर रह चुका था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब मैं अपने दिल में बुरी तरह खौफजदा हो रहा था क्योंकि उनकी नीयत ठीक नजर नहीं आ रही थी। कुछ फासला तय करके मैंने एक बार पीछे जो निगाह डाली तो मेरे और उसके दरमियान फासला ज्यादा हो चुका था। मैं उससे भी तेज दौड़ रहा था। अब वो दूसरा नौजवान भी तेजी से मेरे पीछे भाग रहा था। मैं चट्टानों के ऊपर फलांगता हुआ बिजली की तरह दौड़ रहा था। मुझे उन लोगों से अपनी जान बचाने की फिक्र लगी थी। खुदा जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करें। अचानक मुझे अपने सामने खाना बदोश आदमी नजर आया। पीछे से मेरा ताकुब करने वालों ने बुलंद आवाज से पुकार कर उसे खबरदार कर दिया था। जो ही मैं उसके करीब से गुजरने लगा, इसने अपना हड्डियों से भरा हुआ थैला पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंका। हड्डियां बिखर कर मेरे जिस्म से टकराईं। मैंने फौरन अपना रुख मोड़ा और मशरिक की तरफ भागने लगा। अब वो तीनों मेरे पीछे भाग रहे थे और वो शख्स जिसने हड्डियों का थैला मुझे मारा था मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। वो दूसरों की निस्बत कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। अब मेरा दम फूलने लगा था। वो तीसरा शख्स बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुका था। मैंने एक चट्टान की ओट में ठहर कर अचानक एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारा तो वो ठीक उसके सीने में लगा। दौड़ते दौड़ते वो एकदम तेवरा खाकर नीचे गिर गया। उसका पांव किसी पत्थर से उलझा था और सीने में दर्द की वजह से वो अपना तवाज़ुन खो बैठा था। इस मौके से फायदा उठाकर मैं एक बार फिर पूरी कुव्वत से स्टेशन की तरफ भागा, मगर अब मेरी रफ्तार सुस्त पड़ चुकी थी। खौफ की वजह से इस दौड़ ने मेरा जोड़ जोड़ हिला दिया था। फिर भी मैं दौड़ रहा था क्योंकि वो लोग अभी तक मेरा पीछा कर रहे थे। मैं इन पथरीले रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ था। खुदा जाने में कहाँ भूला था कि स्टेशन मुझसे दूर ही होता चला जा रहा था। और फिर अचानक एक खाना बदोश ने ऊंची चट्टान पर ठीक मेरे ऊपर छलांग लगाई। अगर मैं खड़ा होता तो उसके बोझ तले ही कुचला जाता, मगर वो मेरे सामने गिरा था। पेशतर इसके कि वो संभल पाता, मैंने अपना रुख मोड़ लिया और दूसरी तरफ एक तंगसी घाटी की तरफ भागने लगा। मगर वो आदमी बहुत ही तेज निकला। वो बिजली की तरह उठकर मेरे पीछे लपका और 10वीं गज पर मुझ तक आ पहुंचा। मैंने चट्टान का सहारा लेकर पूरी कुव्वत से उसके पेट में लात मारी।
मगर उस पर कोई असर ना हुआ। मैं अब उससे पूरी तरह गुत्थम गुत्था हो चुका था और पहली पकड़ में ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। फिर भी मैंने उसके सामने हिम्मत न हारी और मुसलसल उसके साथ लड़ता रहा। एक टक्कर तो मैंने उसकी नाक पर ऐसी भी मारी कि उसका खून बह निकला, जिसकी वजह से वो कुछ हवास बाख्ता सा हो गया। मैंने इस मौके से फायदा उठाकर पूरी कुव्वत से एक घूंसा उसकी कनपटी पर जमाया, मगर मुक्कों और घूंसों का तो उसके बदन पर कोई असर ना हुआ। मगर अब उसके हमलों में वो पहले सी शिद्दत ना रही थी। नाक का खून साफ करने के लिए इसने एक लम्हे के लिए आस्तीन ऊपर उठाई तो मैं फिर भाग उठा, मगर अब उसके साथी भी आ पहुंचे थे और इन तीनों के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत थी। मगर उसके बावजूद फिर भी मेरे होश कायम रहे और मैं उनके साथ लड़ता रहा। उन तीनों ने मेरे हमलों से बचने के लिए मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेसुध होकर गिर पड़ा और मुझे बिल्कुल होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए। खुदा जाने मेरी बेहोशी के आलम में उन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया। अलबत्ता जब मुझे होश आया तो मेरा जोर जोर दुख रहा था और इन लोगों ने मेरे हाथ पांव चारपाई के साथ जकड़कर बांध रखे थे और एक खौफनाक शक्ल सूरत का खाना बदोश मेरे सामने खेमे की दीवार के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। उसके हाथ में बर्छी थी। जब मेरी आंख खुली और मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बर्छी की नोक आहिस्ता से मेरी रान में चुभ हुई और बोला, छोकरे, क्या हम तेरे चोर हैं? तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा अगर तूने फिर दोबारा बकबक की तो। समझा कि नहीं समझा? तेरा बापू जो स्टेशन पर बैठा है हम उसके भी टुकड़े कर देंगे। बकबक करता था, मेरा अब्बा स्टेशन पर बैठा है, वो पुलिस लाएगा। कहाँ गई तेरी पुलिस? अब उधर की सुनिए। जब गाड़ी रवाना हो गई तो जहलम पहुंचकर हमारे पीटी मास्टर अहमद सलीम को यह देखकर सख्त हैरत हुई कि हैदर कहाँ गायब था। उनको क्या मालूम था कि हैदर पर क्या बीत चुकी है। मेरे साथियों का ख्याल था कि मैं पिछले डब्बे में बैठ गया होगा, इसी वजह से उन्होंने कोई तवज्जो ना की। मगर जब जहलम जाकर मैं उन्हें नहीं मिला तो सब बेहद परेशान हुए, क्योंकि मेरे बगैर उनकी टीम नामुकम्मल थी। मास्टर साहब को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि मैं स्कूल की टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। गेंद और मैं मैदान में यूं हो जाते थे जैसे हमारा जन्म जन्म का साथ हो। किसी की मजाल नहीं होती थी कि मेरे आगे चढ़ा हुआ गेंद छीन कर ले जाए। मेरे बगैर किसी मैच को जीत लेना उनके लिए करीबन नामुमकिन था। मास्टर साहब ने खिलाड़ियों को स्कूल पहुंचाया और 2 लड़कों को साथ लेकर उसी वक्त टैक्सी में बैठकर पब्बी स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी गाड़ी इस स्टेशन से 11:30 बजे निकलती थी और वो टैक्सी में बैठकर 11:45 बजे पब्बी पहुंच गए। उन्हें यकीन था अगर मैं गाड़ी में नहीं बैठ सका था तो अभी तक स्टेशन पर मौजूद होऊंगा। जहलम रवाना होने से पहले उन्होंने बसों के अड्डे भी देख लिए थे, मगर मैं वहां भी ना मिला और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सब लड़कों को हिफाजत से ले जाएं और एहतियात के साथ वापस लाएं। अब वो दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार थे। मैच पर पानी फिरता नजर आ रहा था और लड़के की गुमशुदगी की भी तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आयद होती थी और वो इसी परेशानी में मुब्तला होकर दीवानों की तरह जगह जगह तलाश करते हुए पब्बी स्टेशन पर जा पहुंचे। मेरी बदकिस्मती थी कि जितना अरसा मैं वहां प्लेटफार्म पर बैठा रहा वहां ना तो कोई बाबू मुझे देख सका और ना किसी मुसाफिर ने मुझे देखा। मास्टर साहब ने हर एक से पूछा, मगर कोई भी ना बता सका कि इस हुलिया का लड़का उसने देखा था। पूछते पूछते वो प्लेटफार्म पर दूसरी तरफ निकल गए। मैंने तो कोई ख्याल ना किया था, मगर एक कांटे वाले ने मुझे पहाड़ियों की तरफ जाते देख लिया था। उसने मास्टर साहब को बताया कि हाँ, इस हुलिया का एक लड़का कुछ ही देर पहले इन पहाड़ियों की तरफ जा रहा था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मास्टर साहब उन दोनों लड़कों के साथ, जिनमें से एक का नाम हबीब था और दूसरे का अकबर, इन पहाड़ियों की तरफ चल दिए। उनकी समझ में नहीं आता था कि मैं स्टेशन छोड़कर, गाड़ी छोड़कर, टीम तरक करके इन पहाड़ियों की तरफ किस लिए चला गया था। वो समझे मेरा दिमाग खराब हो चुका है, वरना कोई भी समझदार आदमी ऐसे हालात में यूं जंगल का रुख किस तरह कर सकता है। वो काफी देर तक इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों और नोकीली चट्टानों पर फिरते रहे, मगर मेरा कोई सुराग न मिल सका। जहां मैंने उस खाना बदोश की नाक पर टक्कर मारी थी वहां उन्हें धूल पर बहुत से कदमों के निशान मिले। कुछ खून के छींटे भी नजर आए और सबसे बढ़कर ये कि मेरा कलम वहां लड़ाई में गिर गया था। उस कलम को अकबर खूब पहचानता था। वो बोला, मास्टर साहब, मैं कसम खा सकता हूँ
کہ یہ قلم حیدر کا ہی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خون کے چھینٹے، یہ بہت سے قدموں کے نشان اور یہ قلم آخر کیا ظاہر کرتا ہے۔ میرا تو خیال ہے اس بیچارے کے ساتھ کوئی زبردست حادثہ ہو چکا ہے، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ مجھے تو شبہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے وہ اسے زندہ یا مردہ اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ خوب گھٹے ہوئے بدن کے 6 فٹے جوان تھے۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ جوانی تو اس شخص پر آئی ہے کہ جہاں یہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی باروب بن جاتی ہے۔ اکبر نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ ماسٹر صاحب میرے لیے ان چٹانوں کے قریب کھڑے یوں پریشان ہو رہے تھے جیسے ان کا اپنا بچہ گم ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حبیب سے مخاطب ہو کر بولے، حبیب بیٹا، ہم حیدر کو یہاں تلاش کرتے ہیں، تم جا کر پولیس کو اطلاع دو اور یہ رکا لے جا کر تھانے دار کو دے دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً یہاں آ جائے گا۔ میں رکا تو لے جاتا ہوں ماسٹر صاحب، مگر تھانہ یہاں سے پتہ نہیں کتنی دور ہوگا، حبیب نے کہا۔ کیونکہ حبیب بھی اس جگہ بالکل اجنبی تھا جیسے دوسرے تھے۔ اسٹیشن پر جا کر معلوم کر لینا، تھانہ کہیں ادھر گاؤں کے قریب ہوگا۔ ماسٹر صاحب نے یہ کہہ کر اپنی نوٹ بک کا ایک کاغذ پھاڑ کر اس پر تھانے دار کے نام رکا لکھا اور حبیب کو تھانے کی طرف روانہ کر دیا اور خود میری تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے وہ آخر خانہ بدوشوں کے ان خیموں کی طرف آ نکلے، کیونکہ پگڈنڈی پر جن قدموں کے نشان ملے تھے وہ ان نشانات سے ملتے جلتے تھے جو انہوں نے اس جگہ دیکھے تھے جہاں سے انہیں میرا قلم ملا تھا۔ خانہ بدوشوں کے 7 خیمے قریب قریب لگے تھے۔ ماسٹر صاحب اپنے حلیے سے بالکل کوئی پولیس افسر معلوم ہوتے تھے۔ اکبر بھی کھلے ہاتھ پاؤں کا جوان تھا، وہ میرے ساتھ ہی 10ویں میں پڑھتا تھا اور بہت ہی نڈر تھا۔ جو ہی خانہ بدوشوں نے ان کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھا تو وہ گھبرا اٹھے۔ ایک خانہ بدوش تیزی سے اس خیمے میں جا گھسا جہاں میں بندھا ہوا پڑا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے خانہ بدوش کو اس نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وہ آئے ہیں، اس مصیبت کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے ساتھی، دوسرے نے جواب دیا۔ اس پر میرے سامنے بیٹھا ہوا خانہ بدوش برچی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھ کر اپنے پھیپڑوں کو پوری قوت سے بھینچ کر کہا، بچاؤ بچاؤ، میں یہاں بندھا پڑا ہوں۔ میری یہ آواز ماسٹر صاحب کے کانوں میں پڑی تو وہ چیتے کسی پھرتی کے ساتھ میرے خیمے کی طرف بڑھے، مگر ان خانہ بدوشوں نے ان کو اندر آنے سے زبردستی روک دیا۔ ایک خانہ بدوش خیمے میں گھسا اور میرے منہ پر زبردست تماچا مار کر گھٹی ہوئی آواز میں بولا، خبردار، اگر تو نے کوئی آواز نکالی تو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کپڑے کے ساتھ کس کر میرا منہ باندھ دیا۔ باہر سے مجھے ماسٹر صاحب کی آواز آئی، مگر تم نے اسے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ وہ ہمارا آدمی ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ کسی خانہ بدوش کی آواز تھی جو صاف ستھری اردو بول سکتا تھا۔ جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میں تم سب لوگوں کو جیل بھجوا دوں گا، ماسٹر صاحب نے کہا۔ بک بک مت کر، جا اپنا کام کر، بڑا آیا جیل والا، جا دفع ہو یہاں سے، ایک خانہ بدوش نے کہا۔ اس پر نہ جانے کیا ہوا، باہر سے مجھے دھینگا مستی کی آوازیں آنے لگیں۔ ان لوگوں نے ماسٹر صاحب پر حملہ کر دیا تھا۔ میں یہ آوازیں سن کر ایک دم بے چین ہو گیا اور پوری قوت کے ساتھ چارپائی پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گرہیں بہت مضبوط بندھی ہوئی تھیں، میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جکڑے ہوئے تھے، مگر مسلسل کوشش کا یہ نتیجہ نکلا کہ چارپائی الٹ کر خیمے کو پھاڑتی ہوئی باہر گر گئی۔ اب میں ان لوگوں کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک خانہ بدوش کی برچی چھین لی تھی اور ایک لاٹھی اکبر کے ہاتھ میں تھی، اور وہ دونوں 8 خانہ بدوشوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے حملوں سے 4 خانہ بدوش لہو لہان ہو رہے تھے۔ کسی کی ران میں زخم لگا تھا تو کسی کے بازو میں، کسی کی پسلی سے خون بہہ رہا تھا تو کسی کے سر سے۔ اکبر بھی اپنے خوب جوہر دکھا رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور کلاڑیاں تھیں، اور ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک کے ہاتھ میں برچھی۔ ماسٹر صاحب کی پگڑی ان کے سر پر نہ تھی، مگر وہ اتنی پھرتی اور تیزی سے برچھی گھما رہے تھے کہ خانہ بدوش برابر پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ جہاں اکبر کو موقع ملتا تھا وہ ایک آدھ کے سر میں لاٹھی دے مارتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ عورتیں بھی مقابلے میں نکل آئیں۔ انہوں نے اکبر کو گھیرے میں لے لیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہیں زیادہ خون خوار ثابت ہو رہی تھیں۔
انہوں نے اکبر کو پرے لے جا کر جان سے مار دینے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ اکبر کا پاؤں خیمے کی ایک رسی سے الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ اچانک نیچے گرا۔ اس پر ان دو عورتوں نے اس پر خنجروں سے حملہ کر دیا۔ وہ تو اکبر کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے ایک دم ایک عورت کو اپنے اوپر لٹا لیا، ورنہ وہ خنجر جو اس عورت کے شانے میں لگا تھا سیدھا اس کے سینے میں جا اترتا۔ پھر تو اکبر نے اس عورت کو ڈھال بنا کر ان عورتوں کی لاٹھی سے خوب خبر لی۔ عاجز آ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں، مگر 4 خانہ بدوش جوان ابھی تک ماسٹر صاحب سے لڑ رہے تھے۔ 4 ایسے تھے جو بری طرح زخمی ہو کر ڈھیر ہو چکے تھے۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ چٹانوں کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حبیب پولیس کے 4 جوانوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تھانے تو نہ پہنچ سکا تھا، وہیں اسٹیشن پر گشتی ریلوے اسٹیشن کے چند سپاہی اسے مل گئے تھے جو 11:30 بجے کی گاڑی سے پبی اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ حبیب نے ان کو رکا دکھا کر سارا واقعہ بتایا تو وہ بولے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ مجرموں کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکا ریل کا مسافر تھا۔ یہ کہہ کر وہ 4 جوان، جن میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا، حبیب کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ 4 کے 4 مسلح تھے۔ گولی کی آواز سن کر خانہ بدوشوں کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر سپاہی اتنے میں سر پر آ پہنچے۔ 2 کو تو ماسٹر صاحب نے اپنی بغل میں دبا لیا اور باقی عورتوں اور مردوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر ان سپاہیوں نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کی رسیاں بھی انہوں نے فوراً کھول دیں۔ ماسٹر صاحب کے بائیں بازو پر برچھی کا زخم تھا، جس پر سپاہیوں نے فوراً مرہم پٹی کر دی۔ وہ خانہ بدوش اسی طرح زخمی حالت میں پڑے رہے، بلکہ سپاہیوں نے انہیں اور بھی جوتے لگائے۔ جب تمام حالات پر سپاہیوں نے قابو پا لیا تو وہ مجھ سے میری بپتا پوچھنے لگے۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ ہیڈ کانسٹیبل بولا، وہ عورتیں کون سی ہیں؟ ذرا تم ان پر انگلی رکھو، دیکھو تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے تمام عورتوں کو غور سے دیکھا، مگر وہ دونوں بوڑھیاں وہاں موجود نہ تھیں۔ جناب، وہ تو اب یہاں نظر نہیں آ رہی۔ ان کا ایک پیر صاحب بھی تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ دونوں بوڑھیاں کہاں ہیں؟ ان کو نکالو، ورنہ تم سب کو ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گرج کر کہا، حضور، یہ چھوکرا جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ ہم شریف آدمی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، چوری کاہے کو کریں گے بھلا؟ ایک جوان عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بکواس مت کرو، وہ بوڑھیاں نکالو، ورنہ ہم تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ کمال ہے، دونوں چور عورتیں غائب ہو گئیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اور سب کے سب خیمے اس نے اکھاڑ مارے۔ پھر وہ ان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لینے لگے۔ اس کام میں ہم نے سپاہیوں کا ہاتھ بٹایا۔ ان کے صندوقوں میں رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ کتنے ہی نئے سوٹ کیس ان میموں سے برآمد ہوئے جن کو وہ لوگ اپنے میلے کچیلے بستروں میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ یہ سب کپڑے شنیل کے، جارجٹ کے، لیڈی ہیملٹن کے تمہاری مائیں پہنا کرتی ہیں۔ بتاؤ بدبختو، یہ سب مال تم نے کہاں سے مارا ہے؟ غضب خدا کا، چور تو سامنے پھرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ خانہ بدوش ہیں بیچارے، لعنت ہے ان کی زندگی پر۔ ہیڈ کانسٹیبل سخت جوش میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان سب کو ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ جب ہتھکڑیاں کم رہ گئیں تو اس نے رسیوں کے ساتھ باقی عورتوں اور مردوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ ابھی ان کے سامان کی تلاشی جاری تھی۔ میں، ماسٹر صاحب، حبیب اور اکبر ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک ایک صندوق جو میرے سامنے ایک سپاہی نے کھولا تو اس میں مجھے ایسے کپڑے نظر آئے جو میرے دیکھے بھالے معلوم ہوتے تھے۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور ان کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ شنیل کا آسمانی رنگ کا سوٹ یقیناً امی جان کا تھا۔ شلوار کے پانچے پر تیز گرم استری کا داغ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے استری کرنے کی وجہ سے لگا تھا، اور اب وہ سوٹ میرے سامنے دھرا تھا۔ ماسٹر صاحب، یہ سوٹ میری امی جان کا ہے، دیکھا آپ نے؟ دوسرے کپڑے بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ دونوں بوڑھیاں ان لوگوں نے خدا جانے کہاں بھیج دیں، زیور بھی ان کے پاس ہوں گے۔ میں نے سب لوگوں کو وہ سوٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ اس پر ان سپاہیوں نے 2 خانہ بدوشوں کو بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا اور بولے، بتاؤ وہ دونوں بوڑھیاں کہاں گئیں اور اس سوٹ کے ساتھ باقی کا سامان کہاں ہے؟ مگر وہ تو کچھ نہ بتانے کی قسم کھائے ہوئے تھے، ذرا ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب خانہ بدوشوں کو مار پیٹ کر سپاہی تھک گئے تو پھر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں خیموں سے ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگے،
وہ تمام عورتیں سپاہیوں کی اس تکلیف دہ تفشیش سے گھبرا کر جلد ہی حقیقت اگلنے لگیں۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں بوڑھیوں میں سے ایک کا نام ماکھا تھا اور دوسری کا نام شپاکی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر لالا موسیٰ چلی گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے رشتہ داروں کا ڈیرا وہیں بسوں کے اڈے کے پاس اترا ہوا ہے۔ جس صندوق سے وہ سوٹ نکلا تھا وہ مائی شپاکی کی بہو کا تھا۔ اس نے بتایا کہ مائی شپاکی نے باقی سوٹ جو وہ وزیرآباد سے لائی تھی اپنی تینوں بیٹیوں میں بانٹ دیے تھے۔ زیور اور روپیہ البتہ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے۔ کچھ اور چوریوں کا بھی ان لوگوں نے اعتراف کیا۔ اس پر وہ سپاہی ان سب لوگوں کو باندھ کر اسٹیشن کی طرف لے چلے۔ اس قافلے میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی۔ چند ایک بوڑھوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ وہ بچے اپنی ماؤں کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر رونے لگے تھے۔ مگر ان سے ہمیں بالکل بھی کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ سب لوگ اسی طرح چوری چکاری پر گزر بسر کرتے تھے اور بظاہر خانہ بدوش بنے پھرتے تھے۔ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پبی اسٹیشن پر پہنچ کر اگلی گاڑی سے ہم سب لالا موسیٰ روانہ ہو گئے۔ اب تو نہ کسی کو میچ کا ہوش تھا، نہ کسی اور بات کی خبر لینے کی دھن تھی۔ لالا موسیٰ پہنچ کر ماسٹر صاحب نے جیلم کی ٹیم کے کپتان کو ٹیلی فون کیا کہ میچ 2 دن تک ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ہم ایک الجھن میں پھنس چکے ہیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ہم پولیس والوں کے ساتھ مل کر مائی شپاکی اور مائی ماکھا کی تلاش میں چل نکلے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں بلائیں جہلم سے آتی ہوئی ایک بس میں ہمیں مل گئیں۔ جو ہی وہ لالا موسیٰ کے اڈے پر اتریں، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تھانے میں لا کر جب سپاہیوں نے اپنے خاص نسخے ان پر آزمائے تو معلوم ہوا کہ وہ کئی گھروں کو اسی طرح برباد کر چکی ہیں اور اپنے قبیلے کی بہت ہی مالدار سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی بیٹیوں کے پاس کئی سیر سونے کے زیور موجود ہیں۔ روپے پیسے کی بھی انہیں کوئی کمی نہ تھی۔ ان دونوں بوڑھیوں کے جوان لڑکے عیش کرتے پھرتے تھے۔ ان کو بھی لالا موسیٰ کے نواز سے گرفتار کر لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان سب نے 2 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ریشمی کرتے اور ریشمی تہمت باندھ کر وہ رانجھے بنے پھرتے تھے۔ ان کے قبضے سے بہت سے نوٹ برآمد ہوئے۔ مائی ماکھا نے میری امی جان کے تمام زیور اور وہ 1400 روپیہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سا مال، سونا اور قیمتی کپڑے پولیس نے ان کی بیٹیوں، بہوؤں اور لڑکوں کے قبضے سے برآمد کر لیے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سادہ لوح عورتوں کو کس طرح اپنے ہتھ کنڈے دکھا کر اپنا مطلب نکالتی تھیں۔ جس گھر میں وہ داخل ہوتی تھیں وہاں اگر وہ دیکھتی کہ گھر والی اکیلی ہے اور بچے اور خامد گھر میں نہیں ہیں تو ان میں سے مائی ماکھا بی بی پاک دامن بن جاتی اور مائی شپاکی خود کو اس بڑھیا کا مرید ظاہر کرتی۔ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ کتابیں بھی یاد کر رکھی تھیں جن کو مائی ماکھا بڑی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتی۔ گھر والوں کے حالات وہ پہلے ہی پڑوس میں 2 4 دن پھر پھرا کر معلوم کر لیتی تھیں۔ پھر گھر والوں کو اپنے علم کے زور سے بتا دیتی تھیں کہ اس کے اتنے بچے ہیں، اتنے مر چکے ہیں، اتنے زندہ ہیں، اس کا خامند فلاں بیماری میں مبتلا ہے، یا اسے فلاں وقت ترقی ملی تھی، یا اسے فلاں کام میں فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں چونکہ بالعلوم سچی ہوتی تھیں، اس لیے گھر والی سادہ عورتیں ان کے جال میں پھنس جاتی تھیں۔ پھر وہ تعویذ گنڈے کا چکر چلا دیتی۔ نگد مال کی امید ہوتی تو نوٹ دگنے کرنے کا لالچ دے کر ساری رقم سامنے رکھوا لیتی۔ پھر گھر والی سے کہتی کہ وہ باوضو ہو کر ان کے سامنے بیٹھے۔ وضو کے پانی کو بابرکت بنانے کے لیے وہ آبنوس کی خوبصورت لڑکی کا ٹکڑا پانی میں پھیرنے لگتیں۔ دراصل اس سوکھی لکڑی کے اندر وہ بے ہوشی کی دوا بھر کر رکھتی تھیں۔ اس پانی میں جب دوا حل ہو جاتی تو اس سے کلی کرنے سے یا اس کا ایک قطرہ ناک میں ڈالنے سے گھر والی بالکل بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی بے ہوشی کے دوران وہ دونوں بوڑھیاں گھر کا صفایا کر کے رفو چکر ہو جاتی۔ آج اگر وہ ایسی واردات لاہور میں کرتی تو چند دن بعد وہ دوسری واردات راول پنڈی میں جا کر کرتی، اور اس طرح وہ پولیس کی نظروں سے بھی محفوظ رہتی تھیں۔ وہ دونوں اپنے فن میں اتنی ماہر تھیں کہ اول تو انہیں دوسری بار پہچان لینا ہی ناممکن تھا، کیونکہ وہ جہاں سے ایک بار مال اڑاتی تھیں وہاں پھر 2 سال تک نہیں جاتی تھیں، اور ان کے ستم کا نشانہ چونکہ پردہ دار عورتیں ہی بنتی تھیں جو بیچاری گھر کی 4 دیواری سے بہت کم ہی باہر نکلتی تھیں، اس لیے ان کو پہچان لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں نے ان کو ٹھیوڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔
ورنہ میں بھی ہمیشہ سوچتا رہتا کہ وہ کون تھیں۔ اور ہاں، وہ پیر صاحب، وہ تو ایسے غائب ہوئے کہ ان کا پتہ کوششوں کے باوجود بھی نہ چل سکا۔ اصل میں انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے ان عورتوں کو بھی نہیں بتا رکھے تھے۔ بہرحال ہمارے تمام کپڑے، سارے زیور اور پوری نقدی ہمیں چند دن بعد واپس مل گئی۔ میچ تو میں اس چکر میں نہ کھیل سکا، مگر ماسٹر صاحب کی مہربانی سے اتنا ضرور ہوا کہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی دولت مل گئی اور میری زندگی بھی بچ گئی۔ عدالت میں مقدمہ کئی دن تک چلتا رہا۔ مختلف شہروں سے لوگوں کو بلا کر پولیس نے ان کا مال واپس کیا۔ مائی شپاکی اور مائی ماکھا کو 10 سال قید بامشقت سزا دی گئی اور ان کے ساتھیوں کو 5 سال قید سنائی گئی۔ میں خوش تھا کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ میچ نہیں تو نہ صحیح، اپنا مال تو واپس مل گیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور جھوٹ آخرکار انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ سچائی، ہمت اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ سچے اور نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔